नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी, लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। और स्ट्रेट टॉक में एक बेहद गंभीर मसले पर आज बात टेररिज्म की। जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती है तो अमूमन हम देखते हैं कि कश्मीर की कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सेंसिटिव जगह हैं जहां पर अमूमन ऐसी घटनाएं, आतंकी वारदातें जो है वो होती रहती हैं। बहुत ही कम सुनने को ऐसा मिलता था कि जब जम्मू के किसी इलाके में कोई आतंकी वारदात या कोई छोटी छिटपुट घटना यहां पर सामने दिखती हो। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बदले हैं, उसके बाद कुछ सवाल है जो हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। और सवाल ये है कि क्या सेफ जोन कहे जाने वाले जम्मू, सेफ जोन कहा जाने वाला जम्मू, क्या अब वो भी आतंकियों के निशाने पर है? क्योंकि यहां पर अब जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो कुछ अलग ही इशारा करती हुई नजर आती हैं। हम ज्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम की जब हम रूपरेखा आपके सामने रख रहे हैं तो उस रूपरेखा के माध्यम से हम ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से बीते 3 सालों की एक छोटी सी जिस्ट आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि यहां पर भी अभी हालात, जमीनी जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं। आइए हम जाते हैं ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से कि 3 साल में जो दर्जन भर आतंकी गतिविधियां आई हैं, उससे ही 16 साल बाद राजौरी में काले दिन लौटने की किस तरीके से आने लगी है बू। राजौरी की बात क्यों? क्योंकि हाल ही में राजौरी में जो है आतंकी वारदात हुई है। और यह सिर्फ नए साल के दिन नहीं बल्कि उसके अगले दिन भी ऐसा देखने को मिला है। राजौरी की जब बात होती है तो राजौरी हमेशा से ही आतंकियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर रहा है। आतंकियों ने जिले में 1997 से 2006 तक लगभग 7 बड़े नरसंहार किए हैं। आप देख सकते हैं कि 1997 से 2006 तक लगभग 7 बड़े नरसंहार। कई बार यहां पर आम लोगों को मुखबिर होने के संदेह में भी मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ मुखबिर होने के संदेह में लगभग 7.25 लाख की आबादी है यहां पर, जहां पर मुस्लिम जो आबादी है वो 67% है। 2021 की बात करें हैं, जहां पर पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने सेना के शिविर पर ग्रेनेड हमले का एक वीडियो जारी किया था। ये 2021 की हम बात कर रहे हैं। उस वीडियो में क्या हुआ था कि राजौरी पुंछ में जो तमाम गतिविधियां हैं उनको फिर से सुचारू करने का एक ऐलान किया गया था। आतंकी गतिविधियों को सुचारू रूप से ऐलान किया गया था, इसका उस वीडियो के माध्यम से बताया गया था। और ये वीडियो जारी किया था पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई से अक्टूबर 2021 तक राजौरी और पुंछ में मुठभेड़ों में 9 सैन्यकर्मी शहीद हो चुके हैं। और अभी हम देखते हैं कि हाल ही में बीते 2 दिनों में डांगरी में, राजौरी के गांव डांगरी में 3 आतंकियों ने हिंदू समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी। 11 अगस्त को राजौरी में ऐसे ही सैन्य शिविर पर आतंकियों ने हमला किया था और उस वक्त भी 3 सैन्यकर्मी बलिदान हुए और 2 आतंकी मारे गए थे। तो ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि राजौरी पुंछ फिर आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। अभी जैसा प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में हमने कहा कि कश्मीर के कुछ ऐसे गंभीर, कुछ ऐसे कहें सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर ऐसी घटनाएं जो हैं जब होती हैं तो ये अमूमन हमें सुनने को मिलता है। लेकिन सेफ जोन कहा जाने वाला जम्मू वो अब कहीं ना कहीं इस निशाने पर है। ऐसे में सवाल यह है कि एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या आतंकियों ने बदल दी है? क्या आतंकियों ने आतंकवाद की एक रणनीति को ही बदल कर रख दिया है? देखिए, ये जो अभी अटैक हुआ है इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है और उसके अगले ही दिन उसी जगह पर फिर से एक आईईडी ब्लास्ट रखा जाता है। अब जब उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है, तो उसकी बात निकलकर सामने आती है कि जब वो आतंकी वारदात नए साल के पहले दिन पे हुई थी, रविवार को हुई थी, तो हो सकता है कि उनके मारे जाने के बाद या उस गतिविधि के बाद वो जो आईईडी जो एक बम है वो वहां पर उनकी ओर से रखा गया हो और उसे हमने देखा ना हो। लेकिन दूसरे ही दिन वो फट जाता है वहां पर और फिर ये जो एक स्टेटमेंट है वहां से निकलकर सामने आता है सेना की ओर से। तो ऐसे में ये जब बातें निकलकर सामने आती है, हम क्या करें कि वहां पर सुरक्षा की जो स्थिति है, जो सिक्योरिटी डिप्लॉय किया गया था, वो क्या वो इतना दुरुस्त नहीं था? अब क्या हुआ है कि जिन लोगों की वहां पर हत्या हुई है, जो उनका अभी लास्ट राइट
कल बीती शाम को निकाला गया भारतीय समय अनुसार, और लोगों का जो एक गुस्सा, लोगों का जो एक कहें एक तो पहली बात यह है कि वहां पर हुजूम इतना ज्यादा था और लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था और लोगों का बस यही कहना था कि परिस्थितियां कहां बदली हैं, स्थितियां कहां बदली हैं, अभी भी वही हो रहा है जो पहले हुआ करता था। ऐसे में सरकारी जो दावे हैं कि अभी आतंकी वारदातें कम हुई हैं, हमारे इतने शहीद जो जवान हैं वो अब शहीद होने का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, ये तमाम जो बातें हैं ना सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में बल्कि पार्लियामेंट में भी ऐसी रखी जाती हैं। तो फिर ये जो घटनाएं हैं ये क्या बताती हैं, ये क्या इशारा करती हैं? ये जो तमाम घटनाएं हैं, हम देख रहे हैं कि इन घटनाओं को ज्यादा तूल भी नहीं दिया जा रहा है, ना इस पर ज्यादा बात की जा रही है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको लेकर इतनी बात आखिर क्यों नहीं हो रही है? हम तो वैश्विक मंच पर इतनी बड़ी बड़ी आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, तो फिर सेफ जोन कहा जाने वाला जम्मू, जहां पर आतंकी जो है आधार कार्ड देख देख कर हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग लाइनों में खड़ा करके फिर छानबीन करके पूरी तरीके से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, किसी का कुछ खौफ नहीं है। तो फिर हम क्या कहें, स्थितियां आखिर बदली कहां हैं? ये जो तमाम घटनाएं हुई, इस पर रक्षा विशेषज्ञों ने भी अपनी एक अलग चिंता जताई है और उनका मानना है कि ये उनकी एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है ना, उसे ब्रेकआउट करने की यहां पर बहुत जरूरत है और उस सुपर ग्रैंड स्ट्रैटेजी के साथ अब भारतीय सेना को यहां पर काम करने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बताया है कि देश के जो बड़े कहें रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी इस वारदातों को लेकर, इन वारदातों को लेकर एक बड़ी चिंता जो है वो निकलकर सामने आई है। क्या कुछ उनका कहना रहा, उनके जो रिएक्शन अभी हाल ही में निकलकर सामने आए, हम चाहेंगे कि आप ही उन्हें सुने और थोड़ी देर में हम उस डिस्कशन को भी शुरू करेंगे, लेकिन कुछ सवाल भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ की आई उन टिप्पणियों पर एक नजर डालेंगे। कल राजौरी के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में 3 घरों के ऊपर अटैक किया गया। ये तीनों घर जो थे माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज के थे। इनका मकसद था कि उस इलाके में हिंदुओं में खौफ पैदा करना ताकि वो जगह को छोड़ के भाग जाए। एक किस्म से एथनिक क्लिंजिंग को इंड्यूस करना चाहते थे। इनको हर प्रकार से शय था पाकिस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान की सरकार को यकीन करने कि इनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और इस माफी का जो इंटेंट है वो किसी प्रकार भी सक्सेसफुल ना हो। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको जल्द से आइडेंटिफाई करके अगले 3-4 दिन में उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत लाजमी है, ताकि बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जाए कि हिंदुस्तान जो है इस माफी की कार्रवाई को टॉलरेट नहीं करेगा। देखिए, ये एक लगता है प्लान्ड अटैक है आईएसआई का, और अब आईएसआई ने ये सोचा है कि कश्मीर घाटी के अंदर तो मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे जो है एक हिसाब से मिलिटेंसी रिवाइव की जाए और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। ये एक प्री प्लान्ड एक अटैक है, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिटेंट थे उन्होंने जो खबरें आई हैं, उन्होंने आधार कार्ड देख के शनाख्त करके और फिर गोलियां चलाई हैं उन घरों के ऊपर। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो महकमा है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्ट है, क्योंकि ये भी पता लगा है कि उन्होंने जो वीडीसी जो है उनसे जो है हथियार ले लिए थे और उनको वापस नहीं दिए। तो ये एक सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि विलेज डिफेंस कम्युनिटी जो है वो रिवाइव की जाए, उनको हथियार दिए जाएँ, उनको बाकायदा फिर दोबारा से ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये जो एक टारगेटेड तरीका है आईएसआई का कि हिंदू कम्युनिटी जितनी भी अपर रीचेज में रह रही हैं तो उनको टारगेट किया जाए, ताकि वहाँ से वो माइग्रेट हो जाए और वहाँ पे फिर वो अपने मिलिटेंट जो हैं, अपने टेररिस्ट जो है वहाँ शेल्टर ले सके। ये चीज़ जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को कदम उठाने चाहिए कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो कहीं जैसे फिर पठानकोट जैसे मैसेकर्स ना हो और दूसरे मैसेकर जो हिंदू कम्युनिटीज़ के हुए हैं वो ना हो। कल राजौरी के अब अहम सवाल देखिए यही है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं। जैसा हमने आपको बताया कि थोड़ी देर में मेरे साथ जो है खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज के इस विषय पर कुछ सवाल भी हैं जिस पर हम थोड़ी देर में गहनता से चर्चा तो करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सेफ जोन जम्मू कहलाया जाता है। जम्मू ये अब नया निशाना है, एक टारगेटेड तरीका यहां पर अपनाया जा रहा है। सवाल है कि
कि क्या आतंकियों ने यहां पर आतंकवाद की रणनीति को बदल दिया है? जम्मू के राजौरी में हुई आतंकी वारदात ये इशारा क्या करती है? टेररिस्ट थिएटर अब जम्मू की ओर बढ़ क्यों रहा है? क्या कारण कहा जाए, क्या कारण माना जाए? पाकिस्तानी आतंक के नए चेहरों के निशाने पर आखिर हिंदू क्यों हैं? जिहाद को ग्रैंड स्ट्रैटेजी के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहा है अब पाकिस्तान, और इससे निपटने के लिए भारतीय सेना आखिर कर क्या रही है? आतंकवाद 2023 की राह में कितना बड़ा कांटा होगा? ये तमाम सवाल जो आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देखे हैं, इसके साथ एक नंबर भी मौजूद है जिस पर आप कांटेक्ट करके अपनी जो आवाज है हम तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा आप बन सकते हैं। हमें अत्यंत खुशी होगी यदि ऐसे विषयों पर आप भी अपनी टिप्पणी, अपनी जो एक ओपिनियन है, राय है, हमारे साथ साझा करें, तो हमें जानकर खुशी होगी। प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में अपने दो खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और आज हम सेफ जोन कहे जाने वाले जम्मू की बात कर रहे हैं, जो एक नया निशाना बन चुका है आतंकियों का, क्योंकि टारगेटेड कहें जो वहां पर किलिंग जिस तरीके से हुई है, ये अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाल ही की जो घटना घटी है वो कई वजहों से ध्यान खींचती है। अव्वल तो यह है कि सार्वजनिक स्थान पर किया गया ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि रविवार शाम को दो बंदूकधारी आते हैं और वो एक गांव में घुस जाते हैं और अंधाधुंध जो है, जो उन्हें ब्यौरा मिला है उसके अकॉर्डिंगली वो उसे फॉलो करते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। आधार कार्ड चेक किया जाता है और ये जो मामला है यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन उसी जगह पर एक आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आतंकवाद की बड़ी हुई कहें आप हिम्मत कह सकते हैं और सुरक्षा बलों की आप इसे चूक भी कह सकते हैं। तो आज इसी पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और मेरे साथ वैसे तो दो खास मेहमान जो हैं वो आज जुड़ने वाले थे, लेकिन एक जो हमारे साथ एक खास मेहमान है पत्रकारिता के क्षेत्र पे बहुत ही पैनी नजर रखने वाले अमित कुमार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जय हिंद सर। सोडी सर, कश्मीर से इतर बात जम्मू की जब भी आती है तो हम देखते हैं कि जम्मू के इतिहास में कभी कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाल ही के कहीं समय में जब अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम एक 3 साल का ब्यौरा रख रहे थे, पिछले 3 सालों का ब्यौरा रखते हैं कि वहां पर जम्मू में भी किस तरीके से हालात बने हैं, और वो जो हालात बने हैं वो एब्सोल्युटली वो चिंता का एक विषय है। और अभी हाल ही की जो घटना घटी है राजौरी में जो हुआ है, और उसके नेक्स्ट डे वहीं पे उसी गांव में वहीं पर एक आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, ये जो तमाम चीजें जो हालिया स्थिति है ये क्या कह रही है? ये किस कहे एक जो एक आने वाला समय है, जो बुरा समय है, उसकी ओर कहीं ना कहीं इशारा करता हुआ नजर आता है। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो राजौरी में 2 घटनाएं हुई एक के बाद एक दिन में, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे पहले मेरा अफसोस उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं। जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो वारदातें हैं राजौरी में, ये बहुत अरसे के बाद हुई है और राजौरी को एक सेफ जोन माना जाता है। 2009-10 में मैं कश्मीर घाटी में पोस्टेड था और हम ट्रेनिंग के लिए जम्मू जाते थे, और तब कश्मीर घाटी में इतना आतंकवाद था, और जब हम जौहर टनल को क्रॉस करते थे और उधमपुर की साइड आगे होते हुए जम्मू जाते थे, तब हम देखते थे एक जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका ये टिप्पणी करना कि जम्मू एक सेफ जोन था, ये बिल्कुल सही है, और ये जो वारदातें हुई हैं ये इसी सेफ जोन को तोड़ने के मकसद से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल से, खासकर 4 साल से, जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर में, तब से आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। जो सिविलियंस या असैनिक लोग हैं उनके मरने की तादाद बहुत कम हुई है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल खत्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जब तक कश्मीर घाटी में जो कुछ लोगों की मानसिकता है कट्टरपंथी की, जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी, ये जो घटनाएं ये चलती रहेंगी। हालांकि सुरक्षा बल 24 घंटे
हर मिनट हर सेकंड वहां पे तैनात रहते हैं। मैं खुद 2 साल कश्मीर घाटी में पोस्टेड था और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि कोई भी सुरक्षा बल वहां पे चैन से सोता नहीं है, क्योंकि वहां पे ड्यूटी कभी भी हो सकती है, वारदात कभी भी हो सकती है, चाहे शाम के 4 बजे हो चाहे सुबह के 2 बजे हो। इनफैक्ट मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बल अपने हथियारों के साथ सोते हैं, क्योंकि कोई भी घटना अगर हुई तो उन्हें तुरंत वहां पे जवाब देना पड़ेगा। तो वहां पे सिचुएशन इतनी टफ थी 2009-10 में। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बारी जब हमारे जवानों ने, ऑफिसर्स ने, जेसीओ ने छुट्टी या ड्यूटी पे जाना होता था, जम्मू एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी होती थी और कई दिन तक हम यूनिट के बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि वहां पे जो पत्थरबाजी वाले लोग थे वो कई दिन तक सड़कों पे बैठे होते थे और पत्थरबाजी चलती थी। ये सब चीजें जब हम देखते हैं 2009-10 से और अब देखते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये तब तक पूरी आतंकवाद जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं होगा जब तक कुछ लोगों की कट्टरपंथी वाली मानसिकता नहीं बदलेगी। अक्सर जब हम कश्मीर की बात करते थे तो हम कहते थे कि वहां के जो लोकल्स का एक साथ है, भले ही उन्हें मजबूरी वश उन्हें वो करना पड़ता हो, लेकिन आतंकियों का वो एक साथ दे देते हैं। लेकिन फिर जम्मू की परिस्थिति तो यहाँ पर एकदम अलग है ना, तो फिर यहाँ पर सर ऐसी ये सिचुएशन क्यों है? अब हम देखें राजौरी, पहले दिन रविवार को वहां पर जो है सार्वजनिक स्थान पर आकर पहले आधार कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें अलग अलग खड़ा करके नाम पता पूछकर उन्हें 3 परिवारों में गोलियां बरसा दी जाती हैं वहां के लोगों के बीचों बीच, और उसके अगले ही दिन वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट भी हो जाता है। तो हम फिर ये तो कहीं ना कहीं सर दोहरा संकेत ही हुआ ना सुरक्षा बलों का। आप प्लीज इस पर टिप्पणी कीजिएगा। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारी सैनिक पढ़ाई में भी सिखाया जाता है कि यदि कोई वहां पे वारदात होती है तो सबसे पहले उस जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है कि वहां पे कोई आईडी या बूबी ट्रैप तो नहीं लगा। हाँ। तो ऐसी चूक होनी ये बड़ी चिंतापूर्ण वाली बात है। लेकिन जरूर इसमें कोई बहुत बड़ी चीज रही होगी जो कि अभी मीडिया में सामने नहीं आई है, और जैसे वक्त आगे जाएगा तो सुरक्षा बल इस चीज की पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर हम चीजें देखें तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत बड़ी चूक है कि एक वारदात के बाद अगले दिन उसी जगह पे दूसरी वारदात होना। लेकिन हमें एक चीज और जी याद रखनी चाहिए कि जो हमारे सुरक्षा बल है वो वहां पे 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड वहां पे तैनात है और वहां पे वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी एक आधी चूक होगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका पूरा खुलासा होगा और जो भी रेमेडियल एक्शन लेने होंगे एट अप्रोप्रिएट लेवल वो लिए जाएंगे। लोगों का गुस्सा सोडी जी अपने कहें जो लेवल जिस लेवल पर बना हुआ है वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। डेफिनेटली बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिसको लेकर एक मंथन होना यहाँ पर जरूरी है। सिर्फ हाई लेवल की मीटिंग करके कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में बने हुए अमित कुमार जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर उनकी होती है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अमित जी, साल के पहले दिन और दूसरे दिन आतंकी हमले होते हैं जम्मू की, आज हम बात कर रहे हैं जिसे सेफ जोन कहा जाता है। लगातार विस्फोटक सामान मिलने से भी हड़कंप मचा हुआ है। वहां की जमीनी हालात, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड लेवल पर रहकर तमाम हालातों का जो जायजा लेते रहते हैं, जमीनी हालात क्या है वहां पर इस वक्त, क्योंकि हाल ही में लगातार हुई आतंकी गतिविधियां हो, एनकाउंटर, ये हमले, ये किस ओर इशारा करते हैं? जी सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा, बीच में मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज था इसलिए मैं ज्वाइन करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जिस शख्स के साथ मैं इस समय डिबेट में शामिल हूं वो डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन उनकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन इस समय हमारी जम्मू कश्मीर में जो सरकारें चल रही है वो शायद इस तरीके से चल रही है नहीं, ये एक सवाली निशान जरूर खड़ा होता है राजौरी इंसिडेंट के बाद। क्योंकि देखिए पिछले करीब कुछ महीनों से यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर में दावा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित सरकार है, जम्मू कश्मीर यूटी है, और यहाँ भी दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से आतंकवाद लगभग जड़ से खत्म किया जा चुका है। हालांकि 1 जनवरी को ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है, और जो आतंकवाद का जो आंकड़ा है वो पिछले 4 सालों में सबसे कम है।
और ऐसे में यदि इस दावे को माना जाए तो आतंकवाद जो है वो इस साल जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे बाकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसको जब से खत्म होने वाली थी, क्राइम रेट बिल्कुल खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक से पहली को ही यह हादसा हो जाता है और इतना बड़ी घटना हो जाती है जिसमें कुछ निशानियां सवारी निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर आतंकवाद कहां से आए। ये सरकारें ये दावा कर रही थी कि जो लॉन्चिंग पैड पर जो संख्या है वो बिल्कुल हजारों से सैकड़ों से बिल्कुल दर्जनों में आ चुकी है और उसके बाद इस तरह का ये घटना आ जाती है और एम्युनिशन उनके पास इतना ज्यादा आ जाता है कि वो एक ही दिन में करीब 3 घरों पर ताबड़तोड़ गोलियां कर 6 लोगों की जानें ले लेते हैं। तो बहुत बड़ी इंसिडेंट होता है। बिल्कुल, ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी, एक ग्रैंड, जिस तरीके से कश्मीर के कई वहां के कुछ रीजन्स में भी इतना एक इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता था, वहीं अब शायद जम्मू में भी हो रहा है, वो भी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के साथ। अमित जी छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रही थी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। राजौरी में हुई हाल ही की घटना, आतंकी वारदात की बात हम कर रहे हैं। राजौरी जम्मू का एक ऐसा इलाका है जो अभी तक आतंकवाद से मुक्त माना जाता था। हालांकि आपके सामने एक छोटी सी हमने हिस्ट्री भी रखी थी कि वहां पर भी पहले किस तरीके के हालात थे, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जम्मू को एक काफी सेफ जोन कहा जाता है। अब इस तरीके की घटना के बाद विरोधी दलों ने स्वाभाविक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है, लेकिन बात उनकी प्रतिक्रियाओं की नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें एक खास पैटर्न भले ही हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वहां पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आज इस मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट जय सोडी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम। अमित जी, स्वाभाविक इस घटना के बाद स्थानीय जो निवासी हैं, क्योंकि जब अभी एक बड़ा हुजूम जो है वो लास्ट राइट्स उनके निकाले जा रहे थे, जो इस आतंकी वारदात में मारे गए हैं, लोगों का जो एक गुस्सा था वो साफ देखा जा सकता है। स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी देखिए अब शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस बात को आप अच्छे से हमें समझा सकते हैं। उनका ये जो डर है, उनका जो एक खौफ जिनके चेहरों पर नजर आता है, वो बिल्कुल जायज भी है कि अब जब आतंकवादी उनके घरों में घुसकर आधार कार्ड चेक करके उन्हें लाइनों में अलग खड़े करके गोलियां उन पर बरसा रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो एक डर है वो बिल्कुल जायज है कि बचने के लिए अब वो जाएं तो जाएं कहां। बिल्कुल, आपका यह सवाल स्वाभाविक है और इस समय जम्मू संभाग की जनता और खासतौर से राजौरी के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर चिंतित जरूर है कि आखिर 1990 के दशक में जो कश्मीर में हुआ था, जिसमें कश्मीर पंडितों को चुन चुनकर उनकी शिनाख्त को चुन चुनकर उनको गोलियों के हवाले किया था, यदि इसी तरह की घटना जो है वो जम्मू संभाग में राजौरी जिले में होती है तो ये निश्चित तौर पर ये जो है चिंताजनक बात है। क्योंकि जहां एक तरफ हमारी सरकार ये दावा कर रही है कि अब माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि कश्मीर में हमारे पंडितों को वापसी हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू संभाग को शांतिपूर्ण क्षेत्र केंद्र सरकार ही घोषित कर रही है, वहां पर ऐसा होना स्वाभाविक तौर पर चिंताजनक बात जरूर है। और दूसरी चिंताजनक बात ये भी है जो हमारी केंद्र सरकार की जो जम्मू कश्मीर में की जा रही है, आखिर वो केंद्र सरकार दर्शाना क्या चाहती है, ये खुद केंद्र सरकार, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या लगभग कम हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़े दिए गए हैं पहली जनवरी को कि 2022 में 186 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें करीब 50 से ज्यादा जो है वो अंतरराष्ट्रीय आतंकी थे। और ये संख्या पिछले 4 सालों में जो आतंकवाद ग्राफ को कम करने में ये 2022 और पिछले 4 सालों में सबसे कम रहा है। तो सफलता जो है वो केंद्र सरकार ने जाहिर कर दी है। तो ये दूसरी तरफ जब ये राजौरी में घटना होती है पहली जनवरी को, आईडी ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी राजौरी में जाते हैं, तो वहां पर स्थानीय लोगों की आरोप जरूर लगाए कि केंद्र सरकार ने जो यानी विदेश डिफेंस कमेटी जो कि राजौरी और के आसपास के इलाकों में लगाई गई थी, वो मकसद ये था कि वहां पर जो भी माइनॉरिटी थी उनके ऊपर जब पहले भी इस तरह की घटनाएं की जाती थी
तो उनके कमाई गई थी, ताकि जब तक जो गांव के इलाकों में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंच पाते समय रहते, तो उन बीडीसी मेंबर्स जो होते थे वो सुरक्षा खुद कर सकते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन बीडीसी मेंबर से बंदूकें छीन ली गई थी, सरकार ने वापस बंदूकें ले ली थी। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के डिप्टी दिलबाग सिंह ने यह दावा किया है कि अब वो बीडीसी को बंदूकें वापस ले ली गई है, वो भी वापस दे दी जाएंगी और बीडीसी को और सशक्त किया जाएगा कि यदि और भी उन्हें गर्ल्स की जरूरत है उन्हें हम गर्ल और भी देंगे। तो ये दर्शाना क्या चाहती है, क्या सरकार ने दर्शाना चाहती है कि क्या मिलिटेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर के उन शांतिपूर्ण इलाकों में वापस लौट रही है जहां पर लगभग जो नामो निशान है वो जड़ तक खत्म कर दिया गया था। तो नीतियां जो है वो खुद केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर की जनता को परेशान करने के लिए जरूर स्वाभाविक है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में इस समय लोकतांत्रिक सरकार का ना होना भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि बीडीसी मेंबर्स के लिए जिस तरह की मांग की जा रही थी, तो ये जो स्थानीय उनके नेता है पिछले करीब 4 से 5 सालों से लगातार मांग उठा रहे हैं। अब जब जम्मू कश्मीर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना, उन्होंने भी जोड़ी में जब वहां पर गए तो जब वहां पर लोगों का गुस्सा था तो उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई कि आखिर बीडीसी मेंबर्स को सशक्त करने के बजाय उन्हें कमजोर क्यों कर दिया गया। करीब 60% से ज्यादा बीडीसी मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे बंदूकें वापस दे दी गई है। उस तरह के प्रदर्शन और गुस्से को देखते हुए ही डीजीपी ने यह दावा किया और लोगों को एश्योर किया कि उनको बंदूकें वापस दी जाएंगी। तो स्थानीय लीडर्स जब तक नहीं होंगे तो लोगों की जो डिमांड है, क्योंकि हर किसी का बहुत मुश्किल हो जाता है कि सीधा एलजी के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाना या उनकी बात पहुंचना, तो लोकतांत्रिक सरकार का ना होना भी शायद एक बड़ा लूपहोल माना जा सकता है कि जो कम्युनिकेशन गैप आम जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकारी आंकड़े जम्मू कश्मीर की जनता को दर्शाए जाते हैं, केंद्र सरकार को जो पूरे देश भर में फैलाए जाते हैं कि संख्या बहुत कम है, आतंकी ग्राफ कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी जरूर आई है, पत्थरबाजी की घटना में जरूर आई है। लेकिन यह भी चिंताजनक बात जरूर है कि राजौरी में जो आतंकी पहुंचे हैं उनके पास हथियार कहां से आया, उन्हें क्या किसी लोकल सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि एनआईए ने जब से ये केस संभाला है वो भी इन सभी तथ्यों को खंगाल रही है कि आतंकी है किस तंजीम के, क्योंकि अभी तक तो यह भी नहीं पता चल पाया कि आतंकी किस तंजीम से है, कहां से आए हैं, उनकी शिनाख्त क्या है, उनकी शक्ल सूरत क्या है, क्योंकि इन सभी बातों को जानने के लिए भी हमारी एजेंसी अभी कंफ्यूज है, क्योंकि इसी चीज को जानने के लिए लोकल सपोर्ट से जो लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि जो भी इस घटना की पूरी जानकारी देगा या कोई सुराग देगा तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा, जिससे साफ तौर से ये जाहिर है कि अभी तक एजेंसीज को इस बात का अंदेशा नहीं है कि आखिर इस घटना के पीछे आखिर है कौन। जी मैम, आतंकी मंसूबे और किस प्रवृत्ति के हैं, कहां से हैं, वो स्थानीय हैं या बाहरी हैं या पाकिस्तान मूल के हैं, ये तमाम बातें जो हैं अभी फिलहाल ये संदेह के घेरे में है, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोडी सर, ये बात सही है कि आतंक जब जो अभी अपना चेहरा है फिलहाल यहां पर बदल रहा है। घाटी में पहले क्या होता था कि एक सीधा हमला हुआ करता था, स्थानीय होता था या फिर एक कहीं पाकिस्तान मूल का आतंकवादी ये हमले को अंजाम दिया करते थे। एंड देन देयर वाज अ टाइम 2016 में जब हम देखते हैं कि पत्थरबाजी जो स्टोन पेल्टिंग का जो दौर है वो शुरू हुआ, लेकिन एक सख्ती जो एक हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बाद हम देखते हैं कि वो जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो गया। कश्मीर में हम देखते हैं कि आतंकवाद की एक नई स्वदेशी जो लहर है उसकी शुरुआत हुई और अदृश्य आतंकी संगठन जो है ये कुछ नए प्रयोग अब शुरू कर रहे हैं। अब जैसे राजौरी में भी ये चीजें हुई हैं, हम देखते हैं कि आधार कार्ड चेक किए जाते हैं एंड देन उसके बाद गोलियां उन पर बरसाई जाती हैं। अब ये लोग कौन है, ये स्थानीय हैं या बाहरी हैं, ये सब तरीके सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी कहीं गंभीर चुनौती बन चुके हैं। मैं यहां पर जब नए चेहरों की बात करती हूं तो मेरा इशारा कहीं ना कहीं उस अहम कड़ी से है और वो है ओवरग्राउंड वर्कर्स। आप इस पर प्लीज टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले जान लेते कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। ऑनर है इस वक्त सर मेरे साथ आप। धन्यवाद जी, नए साल की बधाई। कर्नल साहब थैंक यू, जय हिंद। अमित कुमार जी, जय माता दी। आपके व्यूज सुने, अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त ये दुख की घड़ी है कि हमारे देशवासियों की जाने गई हैं, उनकी कुर्बानियां हुई हैं। जी मुझे बात नहीं आ रही है। ये जरूर कहूंगा कि जैसे कर्नल साहब ने भी कहा कि जाने गई हैं,
लेकिन हमारे देशवासियों को ये पता है कि ये जो युद्ध है इसमें सेना भी हमारे साथ है और पुलिस बल भी हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। इसलिए देखिए उनकी जब जाने जाती है, जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होता है। हम दूर बैठे हैं तो वो जिनके परिवारजन चले जाते हैं उनका रोना कल्पना बहुत हृदय विदारक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जितना दुख उनको होता है मैं समझता हूं उतना ही दुख वहां के हमारे सैनिकों को भी है, उतना ही दुख वहां के हमारे जो पुलिस के सुरक्षा बल है उनको भी है, उतना ही दुख हम सबको है। उस दुख के साझेदार हम सभी लोग हैं। लेकिन इसमें दो जो एक चीजें जो मैं देख रहा हूं जो सिल्वर लाइनिंग्स है, वो नंबर एक कि आज ये घटना कश्मीर में ना होके आज ये राजौरी में आई है, इसका मतलब ये सफलता है वहां के नागरिकों की, कश्मीर के, और वहां पे हमारे सैनिकों की सफलता है कि वहां पे उन्होंने ये जो है गद्दार पाकिस्तानी, इन्होंने उनको वहां पे कंट्रोल करके रखा है। पर गीत जी फिर बात वही है, सांप तो सांप है, सांप तो किसी भी तरह से निकलेगा। तो इसलिए जब उनकी वहां पर नहीं चली तो उन्होंने राजौरी की तरफ मुंह किया, उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से सरप्राइज देने की कोशिश की। तो ये जो लुका जो आंख में चौनी है उन लोगों के साथ वो चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो हिम्मत की बात है, जैसे थोड़ी देर पहले जो कर्नल साहब ने कहा कि गीती जी जो हमारे राजनीतिक लोग आके कहते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं और ये घटनाएं आगे से घट रही है, गीती पॉजिटिव मैसेज देना हमारे नागरिकों को बहुत जरूरी है ऐसे वक्त पे, क्योंकि वो इस वक्त जो पॉजिटिविटी है वही एक हथियार है जो आप करोड़ों नागरिकों को दे सकते हो जो कि आज दशकों से वहां पे बैठे हुए ना पाकिस्तान की करतूतें झेल रहे हैं। उनके सामने आप हर एक के हाथ में बंदूक नहीं दे सकते। जैसे अमित कुमार जी ने बताया वो स्ट्रेटेजी बड़ी सक्सेसफुल थी दिलबाग सिंह जी की, लेकिन आप हर एक के साथ में नहीं, हाथ में बंदूक नहीं दे सकते, लेकिन हर एक के दिल में आप हौसला जरूर बांध सकते हो कि आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं। ये जॉइंट वेंचर है जी। भारत की सेना का धन्यवाद, सुरक्षा बल का धन्यवाद, और सबसे एक और ताकत है वो है पत्रकारिता की। अमित कुमार जी और गीत जी आप जैसे जो सैनिक हैं, मैं आप दोनों को, कर्नल साहब मेरे को इजाजत देना, मैं इनको सैनिक का तगमा दे रहा हूं जी इस वक्त, क्योंकि ये लोग हैं जो वहां पे डरे हुए लोगों में जो है जोश बढ़ाते हैं। ये काम परमात्मा ही कर सकते हैं जो आप दोनों इस वक्त कर रहे हो। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय हो। जय हिंद कर्नल साहब, भारत माता की जय हो। अमित कुमार जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। सेफ जोन जम्मू है अब नया निशाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। दोनों खास मेहमानों का भी एक बार मैं स्वागत करूंगी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। सोटी जी, एक सवाल आपसे पूछा था, हम ओवरग्राउंड वर्कर्स एक आतंकी एक अहम कड़ी की जब हम बात कर रहे थे, जब हम इस आतंक की अहम कड़ी की बात करते हैं तो ये बात सही है कि आतंक जो है अब अपना चेहरा बदल रहा है। जम्मू और कश्मीर में आज की जो स्थिति है वहां पर हम देखते हैं कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स दोनों जगह पर मौजूद हैं, तो फिर इन्हें तो निकालना जरूरी है। फिर चाहे वो अब जगहों को सैनिटाइज करके, एरियाज को कॉर्डन ऑफ करके, सर्च ऑपरेशन को एकदम कंटिन्यू इंटेंसिवली जारी रखते हुए इन तमाम चीजों को, इस नए रंग रूप को खत्म करने की यहां पर जरूरत है। तो यहां पर इसको लेकर किस तरीके का विचार हो रहा है? यदि इस पर आप कुछ किसी तरीके की जानकारी हमें दे पाए, इस पर प्रकाश डाल पाए कि इसे खत्म करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब तो सुपर ग्रांड स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल गीत जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं ये एक अहम कड़ी होते हैं किसी भी जगह में आतंकवाद जब फैलता है। कोई भी आतंकवादी वहां पे कार्रवाई नहीं करेगा जब तक उसे या तो ओवरग्राउंड वर्कर का सपोर्ट होगा या कुछ स्थानीय लोगों का सपोर्ट होगा। अभी 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जब बयान दिया और कहा कि हमने 2022 में 186 मिलिटेंट्स मारे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 55 विदेशी थे, यानी कि 131 तो वहां के स्थानीय लोग थे। तो ये जो स्थानीय सपोर्ट होती है यही आतंकवाद को बढ़ावा देती है। और हमने देखा पिछले साल
केंद्रीय सरकार ने 4 ऑलराउंड वर्कर्स जो कि जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी कर रहे थे उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया। ये जो मुहिम है ये आगे चलनी चाहिए, क्योंकि ऑलराउंड वर्कर को जब तक हम सजा नहीं देंगे, स्थानीय सपोर्ट हम बंद नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन खत्म नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलता रहेगा। बेशक कम हो ज्यादा हो लेकिन चलता रहेगा। और हमने एक और चीज मैं कहना चाहूंगा गीत जी, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हमें और फास्ट करना होगा। हमने देखा आज से 14-15 साल पहले यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की और कई सालों तक उस पर कोई मुकदमा चला ही नहीं। अभी कुछ टाइम पहले उसको तिहाड़ जेल भेजा गया। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो आतंकवादियों का हौसला बढ़ता है। हमारा जो एम होना चाहिए आतंकवादियों का हौसला तोड़ना, चाहे उनका ऑलराउंड वर्कर्स के साथ सपोर्ट हो, चाहे स्थानीय लोगों के साथ सपोर्ट हो। जब तक हम इसको एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तौर पे नहीं लेंगे, कश्मीर घाटी में, जम्मू में ये वारदातें होती रहेंगी। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा गीत जी कि हमें हर साल भारत में 50 से 60 हजार फौजी रिटायर होता है। अगर हम इन रिटायर्ड फौजियों को जमीन सस्ते मोल पे दें, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कई फौजी कश्मीर घाटी में सेटल होंगे। और जब तक हम ऐसे बड़े कदम नहीं उठाएंगे, ये जो घटनाएं ये घटती रहेंगी, चाहे हिंदू मरे, कश्मीरी पंडित मरे, सिख मरे, क्रिश्चियन मरे, मुस्लिम भी मरे, ये वारदातें वहां चलती रहेंगी। क्योंकि समय कम है अमित जी, मैं इसी सवाल पर जो है मैं आपका एक टेक जो है वो जरूर लूंगी। जी बिल्कुल गीत जी, जिस तरह से थोड़ी साहब ने कहा, मैं उनकी बिल्कुल तकरीर के साथ बिल्कुल उनके साथ हूं कि जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स को बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो इतिहास गवाह है कि कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स की तादाद की वजह से ही अभी तक आतंकवाद वहां पर पनपा है। लेकिन जम्मू जो अभी तक शांतिपूर्ण था उसमें इस तरह का आतंकवाद को बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर लोकल सपोर्ट कम रहती है लेकिन उसके बावजूद भी यदि इसकी घटनाएं होती हैं तो ये एक सवाली निशान जरूर है कि आखिर जो जम्मू शहर है जो शांतिपूर्ण है, ये बीचों बीच इस तरह के आतंकवादी तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक तरफ हमारा बॉर्डर किया जा चुका है, अब 26 जनवरी है, अब कितनी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बॉर्डर पर करीब 1 किलोमीटर का लगभग कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आखिर इन बॉर्डर पर से हटकर आतंकवाद शहर के बीचों बीच हो जाता है। एजेंसीज को इसके लिए काम तो जरूर करना है। वहीं दूसरी तरफ से लोकल सपोर्ट किस तरह से खत्म होगी, इसके लिए एक टॉक है वो भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं होगी तो लोगों की जो समस्या है, जो मुश्किल है, जिसको लेकर हमेशा से राग जो है वो रापा जाता है कि हमारी मुश्किलें वो हल नहीं की, जिस वजह से हम आतंकवाद के साथ शामिल हो गए। तो जब तक लोग समस्याएं दूर नहीं होंगी तो शायद वो जो ओवरग्रोन वर्कर बनने के लिए जो उनके दिमाग में भरा जाता है तो शायद वो भी मेंटली नहीं होंगे। तो लोगों को मेंटली वॉश करना, उसके बाद शायद ओवरग्रोन वर्कर बनाने के लिए जो उन्हें एक मैसेज उनके दिमाग में डाला जाता है तो शायद वो जो वजह है, वो जो ब्रिज है वो तोड़ दिया जाएगा। तो बेहद जरूरी है जम्मू कश्मीर एक लोकतांत्रिक सरकार का होना, जिससे भी शायद आतंकवाद को खत्म करने में एक सहायता जो है वो जरूर। एग्जैक्टली बिल्कुल। प्रोग्राम का क्योंकि ऑलमोस्ट अब हमें समापन करना है, लेकिन जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिन्हें हम ये छोटी मोटी हिंसक घटनाएं, आतंकी वारदात समझ जाते हैं, ये पाकिस्तान के एक कह सकते हैं कि ग्रैंड इस्लामिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे ब्रेकआउट करने की यहाँ पर जरूरत है। सो अगर मैं सही हूं तो शायद लास्ट में आपका इसी चीज को ज्वाइन करूंगा कि जम्मू कश्मीर के पिछले कई दशकों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजौरी जिले में जहां पर माइनॉरिटी टारगेट होती रहती थी, पहली बार वहां पर इस किलिंग के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों ने इकट्ठे मिलकर बाजार बंद किया है, जो एक तस्दीक है कि जो इस्लामाइजेशन को सपोर्ट करके आतंकवाद को बुलाते हैं उनको एक करारा तमाचा जरूर दिया। ये अहम है, क्योंकि ये तमाम कड़ियां है ना अमित जी, मैं कहूंगी कि आपस में जुड़ी हुई हैं। इन्हें जितना हमें बहुत ही सलीके से समझने की जरूरत है, उतनी ही ज्यादा इस पर हमें शायद मंथन करके इसे ब्रेक करने की जरूरत भी है, ताकि चीजें जो है वो अपनी जगह दुरुस्त हो, अपनी जगह व्यवस्थित हो। मैं आप दोनों का शुक्रिया कहना चाहूंगी प्रोग्राम में आज हिस्सा लेने के लिए, इस पर आज के इस मसले पर गहनता से हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपनी बातों पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोडी जी आपका
प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। कह सकते हैं कि अपनी जमीन से युद्ध लड़ने से आगे भारत को अभी और आगे कुछ करने की जरूरत है। ये कुछ और ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक कहें ग्रैंड स्ट्रैटेजी कही जाएगी, जिसे आने वाले वक्त में वो जो है अपनाएगा। क्योंकि एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आतंकवाद क्योंकि पहले दिन ही ऐसा हुआ है, तो 2023 की राह में ये कितना बड़ा कांटा होगा, इस पर वाकई विचार करने की यहां पर जरूरत है। आज के स्ट्रेट टॉक इस मसले पर, इस विषय पर यदि आप अपने विचार रखना चाहें तो info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर अपने विचार या फिर प्रोग्राम को लेकर सजेशंस जरूर हमें दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल एक नए विषय के साथ आप सभी के साथ होंगे रूबरू। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।